Hello friends, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevni. Myself Rishabh Singh and today we are discussing about electric field intensity due to electric dipole at equatorial line. प्रीवियस पार्ट के अंदर आपने डिस्कस कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन और टुडे वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो पहले तो मैं एक दो बातें है ना स्टूडेंट से करना चाहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट तो जो मैंने पीछे की साइड जो होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के अंदर उनमें कुछ डाउट्स आए तो आज वो अपन क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से डाउट्स थे वो अपन आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे. पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि कल की जो एक्सियल लाइन वाली जो सिचुएशन थी एक्सियल लाइन पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था तो मैंने होमवर्क के लिए वो आपको करने के लिए दिया था. तो कई बच्चों के क्या है कि डायग्राम के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना दूंगा और उसी पोर्शन को आगे लेके चलूंगा. ठीक है, तो इस सेटिंग को स्टार्ट करने से पहले जो कल की जो प्रॉब्लम थी पहले मैं उसे बता रहा हूं तो वो देख लो आप एक बार. ये तो था इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर पॉजिटिव क्यू, ये था नेगेटिव क्यू. ये कौन सा नेगेटिव क्यू हो गया. ठीक है, और ये पॉइंट ए था जहां पे पॉजिटिव क्यू रखा था, ये वाला पॉइंट बी था. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a. इन दोनों की डिस्टेंस कितनी थी 2a. एट द सेंटर O r डिस्टेंस पे यहां पे पॉइंट P था. यहां पे कौन सा था पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P. ये जो मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी a होगी और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी a होगी. ठीक है, फिर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली. ये बातें अपनी हो गई थी. और एक बात मैंने कहा था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट P के ऊपर फाइंड आउट करते हो तो आपको जो डायरेक्शन शो करनी है वो P के ऊपर ही करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट P पे कैसी है, क्योंकि अपन कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं P पॉइंट पे. तो देखना इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है E2 है. तो आप इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, कल कई बच्चों को ये दिक्कत आ रही थी कि वो यहां पे नहीं करके यहां कर रहे थे, तो आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन शो करनी है वो पॉइंट P पे ही करनी है. तो देखो इस पॉजिटिव क्यू की वजह से तो आएगा क्या, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ये होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आप लिखोगे टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज. ये क्या आ जाएगा E1 और पॉजिटिव के लिए क्या आ जाएगा ये E2. ये तो बात है कि इस नेगेटिव चार्ज के लिए तो मैंने सपोज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने सपोज किया था E2. तो यहाँ पे मैंने डायरेक्शन शो कर दी है. नेगेटिव के तो देखो पास आ रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव के लिए अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रही है. तो ये मैंने पॉइंट P के ऊपर शो किया है तो आप इस चीज को ध्यान में रखोगे. ठीक है बात. चलो अब आगे मैंने ये बताया था कि इन दोनों चार्ज की इस पॉइंट P से डिस्टेंस आपको लिखनी है. तो सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस आती है r माइनस ऑफ a. क्यों आई, क्योंकि इस r में से ये a माइनस हो गया था. ठीक है, और इसके लिए डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी r तो ये है, इसमें क्या ऐड कर देंगे अपन a ऐड कर देंगे तो ये आएगा r प्लस a. तो ये इसका डायग्राम हो गया. ऐसा बनाना था. कुछ बच्चों की दिक्कत आ रही थी वो यहां पे शो कर रहे थे तो यहां पे शो नहीं कर रहे. अब जब आप दोबारा बना के देख सकते हो ये था आपका डायग्राम किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए एक्सियल लाइन के लिए. ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए नहीं, ये कौन सी लाइन के लिए एक्सियल लाइन के लिए जो मैंने आपको बता दिया. ठीक है ये बात. तो इस डायग्राम को आप दोबारा बनाने की कोशिश करना. आगे चलते हैं बाबा. हम कल अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था उसकी वैल्यू आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आई थी बताओ E. नीचे छोटा सा लगा लेता हूं मैं एक्सियल. वो आ गया था क्या 2kp अपॉन r क्यूब. ये किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आ गई थी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन. ठीक है, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो
तो आप इसी के नीचे हेडिंग डाल दोगे इन वेक्टर फॉर्म ई एक्सियल, ऊपर लगा दिया आपने वेक्टर इज इक्वल टू, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो मैग्नीट्यूड है 2kp अपॉन r क्यूब और आगे आ जाएगा p कैप। ये होती है वेक्टर फॉर्म इस इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब और आगे आएगा p वेक्टर। ठीक है, अब ये कहां से आया वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखो यहां देखना, एक और डायग्राम में दोबारा बना दूं, पॉजिटिव q नेगेटिव q, ठीक है, और यहां था पॉइंट P, ये डायरेक्शन थी E2 की, ये डायरेक्शन थी E1 की। ठीक है, यहां तक आपको पता। चलो अब मेरे को बताओ, अपने को यह बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपन, और उसके बाद में उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। डायरेक्शन हमेशा ही किससे शो होती है, एक यूनिट वेक्टर से शो होती है। तो मैं यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर से, और ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिखा जो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूं। अब यहां देखो आप, यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आए थे दो, E1 और E2। ठीक है, अपने को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो मैंने लिख दिया था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, ये मैंने लिखा था। आप ये बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है। तो आपको पता है कि जब किसी बॉडी को दोनों साइड 180 डिग्री पे दो फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो अपन क्या करते हैं, अपन ये देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, उसी की चलेगी, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं डायरेक्ट। मैंने बताया था अगर इस साइड 5 न्यूटन है, इस साइड 2 न्यूटन है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट किस साइड आएगा, वो इस साइड आएगा। वो कितना आएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 न्यूटन। ये आप सबको पता है। तो वैसे चीज यहाँ है, देखो E1 और E2 अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अपन ये देखेंगे कि E1 और E2 में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है या कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है। तो आप देखो E1 और E2 की वैल्यू क्या क्या थी, वो एक बार मैं लिख देता हूं। E1 की जो वैल्यू है वो थी KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और E2 की जो वैल्यू है वो थी KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। ठीक है, अब यहां देखो आप, दोनों में KQ सेम है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। नीचे की साइड दोनों में डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस बड़ी है वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होगा। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वैसे, लेकिन वैसे बोल रहा हूं तो मैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां देखना R माइनस ए और R प्लस ए, R माइनस ए इतनी सी थी, ये वाली थी R माइनस ए, और R प्लस ए ये वाली थी। इसका मतलब डिस्टेंस कौन सी बड़ी है, डिस्टेंस R प्लस ए बड़ी है। तो ये इंक्रीज है तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो ये क्या हो गया, छोटा। तो आप यहां पे लिखोगे कि डिस्टेंस जो है वो R प्लस ए ग्रेटर देन R माइनस ए है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस साइड आ गई, आप ये बता सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड आ गई, अभी देखो इस साइड आ गई, E1 की साइड। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E एक्सियल की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। अब ये डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, तो मैंने यहां लिखा है देखो P कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, E एक्सियल की जो डायरेक्शन है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो P कैप यानी P की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो यहां देखो P की डायरेक्शन किस साइड आएगी, तो P क्या है, P इज ए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये वाली डायग्राम में भी आप शो कर सकते हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है P वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, यानी P की डायरेक्शन ये वाली है। तो देखो यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शन शो करते हैं। अपने डायरेक्शन शो करने के लिए देखो E एक्सियल की डायरेक्शन शो करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने P वेक्टर की डायरेक्शन ले ली। जैसे मेरे को ऐसे बताना हो कि
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है, तो मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगा कि इस साइड है। आप क्या करोगे, मैं ऐसे कह सकता हूं कि P वेक्टर जिस साइड है, क्योंकि P वेक्टर की डायरेक्शन मेरे को पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो मेरे को पता है कि वो किस साइड होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं क्या कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो P वेक्टर की डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल जिस साइड है उसी साइड क्या है, उसी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि यहां आ जाएगा P कैप। P कैप ही क्यों आया, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की हेल्प से क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो की है कि जिस साइड क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसी साइड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पे अपन एक बात बोल सकते हैं कि ऑन द एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। की एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म होगी। थ्योरी में आपको बता चुका हूं, नोट्स आपके पास है, इसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन। तो मैंने बताया था इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली, और एक्सियल लाइन कौन सी होती है, अलोंग वाली। ठीक है, तो ये देखो यहां ये मैंने ले लिया पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये मैंने ले लिया नेगेटिव क्यू चार्ज, और दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज 2a। निकल बताई थी मैंने आपको, इनका मिड पॉइंट है O है, यानी डिस्टेंस कितनी कितनी होगी, a और a हो गई। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहां पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट P सपोज कर सकते हो, जो कहां पे है, ये पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं इसे, जो इक्वेटोरियल लाइन के पास। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो मैं इसे नीचे ले लेता हूं यहां पे, यहां ये पॉइंट P हो गया जो मैंने कंसीडर किया। तो इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपको पता है, सेंटर से डिस्टेंस होती है इसकी स्मॉल r। ठीक है, अब थ्योरी में आप क्या लिखोगे, थ्योरी में आप लिखोगे क्या कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB shown in figure, an electric dipole AB shown in figure, we have to calculate electric field intensity at point P on equatorial line of electric dipole which is at distance r from midpoint O। ठीक है, ये अपने को थ्योरी में लिखना है कि जो बातें हैं जो मैं बोलता हूं वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे r डिस्टेंस अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और जो कितने डिस्टेंस पे है पॉइंट P, r डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, फिर आप लिखोगे जो लाइन एक्सियल के अंदर लिखते हो वही चीज यहाँ आएगा, बस थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्यू आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहां तक बातें अपन एक्सियल में भी लिखते थे, थ्योरी वाली लाइन है, मैं दोबारा बोल देता हूं। देखो, an electric dipole AB is shown in figure, we have to calculate electric field intensity at point P due to electric dipole, due to electric dipole which is at r distance, which is at r distance from midpoint O। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आप लिखोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to positive and negative Q are E1 and E2 respectively। ये आप सपोज कर सकते हो कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to positive and negative Q are E1 and E2 respectively। ठीक है, चलो, तो ये बातें वहां भी लिखते थे, आपने यहाँ भी लिख दी। अब डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले डायग्राम ही होता है अभी। ठीक है, तो डायग्राम को अपन कंप्लीट कर देंगे। देखो, इस चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, इस चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सा है, E2 है, और इनकी डायरेक्शन अपन शो कर लेते हैं। जैसे वहां पे अपन डायरेक्शन बनाते थे, यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है,
डायरेक्शन कहां पे अपन सबसे पहले शो करते हैं, तो आपको पता है डायरेक्शन पॉइंट पी यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर शो होती है। तो यहां मैं इसकी डायरेक्शन शो करूंगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये क्या आ चुकी है बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जिसे मैं सपोज कर लेता हूं कौन सा है, E1, ठीक है। फिर नेगेटिव चार्ज से क्या आती है, टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। देखो ये डायरेक्शन हो गई किसकी, ये वाली डायरेक्शन है वो किसकी, सपोज कर लेते हैं ये है E2 की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहां तक बात सही। ये मैंने डिस्टेंस दोनों को देखो, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, इन्हें मैंने लाइन को ज्वाइन किया है। क्यों ज्वाइन किया है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा तो मेरे को डिस्टेंस पता होगी। देखो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है ऐसे, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। ये वाली जो लाइन है मैंने इन्हें ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि ये डिस्टेंस अपने को मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि E की जो वैल्यू होती है KQ/R², नीचे आते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए अपने। ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात ये बताओ, E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपने को, E1 की और E2 की। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे E1 और E2 की वैल्यू, ठीक है। आप लिखोगे कि अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, E = KQ/R²। ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो क्या होता है E = KQ/R²। सबसे पहले आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज एट पॉइंट P इज E1 = क्या आ जाएगा, KQ/ डिस्टेंस। इस चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वो मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो देखो ये अपने को क्या पता है, बेस पता है, ये अपने को क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है। तो क्या आप हाइपोटेन्यूस नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपन ये वाली जो हाइपोटेन्यूस है ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो मैं लिखूंगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी AP² क्या होता है, AO² प्लस OP²। ये मैंने कैसे लिखा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पढ़ रखा है आपने। अपने को हाइपोटेन्यूस निकालना है, अपने को बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। यहां से AP की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, √A² + R²। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, A² + R², ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही ये सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस में कितनी आ जाएगी, ये वाली भी आ जाएगी √A² + R²। इसमें कोई दिक्कत है, सेम ही तो है, वो बेस है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। ये वाला एंगल कितना है, वो भी कितना है, थीटा है। ये मैं मेजरमेंट कर लेता हूं, थीटा दोनों एंगल, ठीक है, सपोज कर। तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी है भाई, नीचे है √A² + R² देखो KQ/R डिस्टेंस इतनी है और उसका फिर क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। बताओ क्या बनेगा, KQ/A² + R²। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली E2 = KQ/√R² + A² सेम आ जाएगा, A² + R²। इक्वेशन 2। यहां से एक बात लिख सकते हो आप, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 = E2। E1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, E2 की इक्वल आ गई, ठीक है। ये बातें यहां तक होगी। अब चलते हैं देखो बेसिक टर्म के पास, जो मैंने आपको 11th क्लास की फिजिक्स के अंदर बताई थी। 11th क्लास में आप पढ़ के रखते हो क्या, कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन सेम है तो वो डायरेक्ट क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। जब दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, जैसे कल आई थी किसमें, एक्सियल वाले में, तो मैंने क्या कर दिया था, नेट निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया था। लेकिन एंगल वो तब क्या करते हैं अपन, वो फॉर्मूला लगाते हैं,
r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मेरे को पॉइंट P के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको पता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 एंड E2। क्या नेट के लिए मैं E इक्वल टू E1 प्लस E2 कर दूं? नहीं, क्यों? क्योंकि E1 एंड E2 हैज E1 और E2 की डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। यहाँ पे E1 E2 की डायरेक्शन सेम नहीं है तो आप दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्या दोनों को माइनस कर दो? तो दोनों को माइनस भी नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ एंगल है और जब एंगल क्रिएट होता है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो और आप कंपोनेंट्स कर सकते हो। याद करो, रिसोल्विंग ऑफ कंपोनेंट्स, अपन क्या कर सकते हैं, इन्हें कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी हेल्प से भी अपन क्या कर पाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अपन यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P on resolving the E1 and E2 और in their components। इनके कंपोनेंट्स में अपन क्या करेंगे, इन्हें डिवाइड कर देंगे। तो इनके कंपोनेंट्स में इन्हें डिवाइड कर देते हैं। देखो सबसे पहले E1 के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पढ़े ना आपने, एक तो परपेंडिकुलर होता है, एक क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे अपन दो कंपोनेंट्स बना देंगे E1 की। तो पहले E1 को देखो, वैसे भी कर सकते हो आप, वहां से भी आंसर आएंगे। कहां से, वहां से जहां पे आप पढ़ के आते थे कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा, वहां से भी आंसर आएंगे। आप चाहो तो मैं वहां से भी कर सकता हूं और यहां से कंपोनेंट्स की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बताओ, इसके मैं दो कंपोनेंट करूंगा तो एक आएगा इस डायरेक्शन में और एक आ जाएगा इस डायरेक्शन। कैसे, ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है। ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बन रही है ये जेड वाली, और आप पता है ये वाले दोनों एंगल इक्वल होते हैं। क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल। पता है ना आपको ये कौन से एंगल है, अल्टरनेटिंग एंगल है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। आपको पता है कि रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के मिड पार्ट में आएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, चलो अब E1 को मैंने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। आपको पता है जो थीटा के साथ में होता है, थीटा के साथ में वो क्या होता है, ये होता है E cos थीटा। तो ये E1 cos थीटा बन गया। ठीक है, अब पता है थीटा के साथ में A cos थीटा और थीटा के परपेंडिकुलर A sin थीटा। तो थीटा के देखो ये साथ में था तो E1 cos थीटा और ये वाला आ जाएगा E1 sin थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत बता सकता है। E2 को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लो। E2 ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट कैसे कैसे होंगे, एक तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन्हें भी मैं बना देता हूं। देखो E2 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो आएगा थीटा के साथ में, तो E2 cos थीटा, और ये वाला जो नीचे वाला है ये आ जाएगा E2 sin थीटा। बोलो कंपोनेंट्स आपको रिसॉल्व करने आ गई। ये चीज आपके सेकंड चैप्टर में भी काम में आने वाली है, 7th चैप्टर में भी काम में आने। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से, रिसॉल्व करने, कंपोनेंट्स में डिवाइड करने वेक्टर क्वांटिटी को। तो मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दी। दोबारा देख सकते हो आप, E1 के दो कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 के दो कंपोनेंट E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। ठीक है, आपको पता है E1 और E2 क्या है, इक्वल है। E1 और E2 क्या है, इक्वल। E1 और E2 इक्वल है। sin थीटा इसमें भी है, sin थीटा उसमें भी है। ठीक है, अब देखो नेट जब आप निकालेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट माइनस हो जाते हैं। देखो आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको किसमें कर दिया, पार्ट्स में। अब E1 को आप भूल जाओ, E1 कुछ था क्योंकि E1 के आपने क्या कर दिया, पार्ट कर दिया। जैसे सपोज वो 10 एक नंबर है और उससे आपने डिवाइड कर दिया 8 प्लस 2 में। एक 8 है, एक क्या है 2, तो क्या 10 रहा। अरे 8 और 2 तो क्या है, 10 है। तो वैसे ही E1 को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। E2 को भी आपने दो पार्ट कर दिए, इसको अलग अलग कर दिया दो पार्ट्स में, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। अब देखो अपने को नेट निकालना है तो ये इसे कैंसिल आउट करेगा। क्यों, क्योंकि इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी माइनस होंगे दोनों, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें भी sin थीटा, इसमें भी sin थीटा इक्वल है।
E2 और E1 आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल इसके हो गया, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और इनमें क्या होगा, इनकी डायरेक्शन सेम है, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, तो ये दोनों डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, तो आप लिखोगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सर वो कितना आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो थ्योरम पे आप ऐसे लिखोगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ E1 and E2 are added up due to same direction and vertical components E1 sin theta and E2 sin theta are cancel out to each other due to opposite direction and same magnitude। ठीक है, तो ये वाली बातें हो गई। Thus net electric field at point P is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta। ध्यान तक आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो आप मेरे को एक बात बताओ, E2 और E1 तो इक्वल ही है, यानी E2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, और दोनों सेम है, इसका मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई, 2E1 cos थीटा। यहां तक किसी कोई दिक्कत बता सकते हो आप, क्लियर है सारा। E की वैल्यू कितनी आ गई, 2E1 cos थीटा। चलो अब आगे चलते हैं, यहां तक आप पढ़ सकते हो, दोबारा कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो आप बातें को। चलो अब देखो E की जो वैल्यू अपने पास आ चुकी है, यहां देखो मैं छोटा सा स्मॉल EQ लिख देता हूं। ये जो स्मॉल EQ है, देखो यहां भी लिख देता हूं स्मॉल EQ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन को, किसको, इक्वेटोरियल लाइन को। और वहां पे मैं लिखता था अक्षीय, जो किसको रिप्रेजेंट करता था, अक्षीय लाइन को। नीचे आ रहा है इक्वेटोरियल, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2E1 cos थीटा। ठीक है, E1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, E1 की वैल्यू भी वो अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी आपने, KQ, देख लेना, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और आगे आ गया cos थीटा। ठीक है मेरी बात। अब इस cos थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता है क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर की साइड आता है क्या, बेस, और नीचे की साइड क्या आता है, हाइपोटेनस। तो ये देखो ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, और थीटा के सामने क्या होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। तो cos थीटा जब आप लगाओगे, cos थीटा की जब वैल्यू निकालोगे, तो आप लिखोगे बेस यानी AO अपॉन हाइपोटेनस यानी AP। AO की वैल्यू है A अपॉन AP की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो ये cos थीटा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो आप, तो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यह आ जाएगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो, 2kp। ठीक है, ये आगे क्लियर है। आगे देखो, नीचे की साइड जो है वो लिखा हुआ है यहां पे, ये देखो लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहां लिखा हुआ है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट। देखो मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, यहां पे जो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट है, इसे आप और क्या बोल सकते हो, तो आप कह सकते हो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की जो पावर है वो हाफ है। अंडर रूट का मतलब पावर क्या होती है, हाफ होती है। तो ये जो पावर है वो कितनी है, हाफ है, और ये जो पावर है वो कितनी है, 1 है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, कुछ भी नहीं है। तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का मतलब जैसे देखो ऐसे ही, एक तो है x और एक है अंडर रूट x, ऐसे तो है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, हाफ है। 1 प्लस हाफ कितना होता है, ये हो गया 3/2, 3/2 आ गए, तो ये हो गया 3/2। तो वैसे यहां देखो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी है, हाफ। 1 प्लस हाफ कितना हो गया, 3/2। तो E इक्वेटोरियल कितना आ गया, देखो ऊपर तो हो गया 2k q और A, ये तीनों आ गए, और नीचे आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2।
ठीक है बात, यहां तक किसी की कोई दिक्कत है तो बता सकते हो भी। चलो आगे देखो, आपको एक बात पता है, जैसे वहां पे आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि जो ये वाली डिस्टेंस होती है, कौन सी, ये वाली, तो डायपोल के अंदर ये डिस्टेंस होती है बहुत स्मॉल होती है, 2a की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल, और इस r की वैल्यू क्या है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे वो बात लिखोगे कि r की जो वैल्यू है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो r स्क्वायर की वैल्यू है वो a के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। r की वैल्यू है a के कंपैरिजन में बड़ी है, तो r स्क्वायर की वैल्यू है वो a स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या आ जाएगी, बहुत बड़ी। तो a स्क्वायर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ये नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट कितना है, 0। ये बातें आपने अक्षर वाले में कर ली थी, वहां आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी, फिर यहाँ नीचे लिख देता हूं, देखो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2kqa अपॉन r स्क्वायर, और a को मैंने क्या कर दिया, a स्क्वायर को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, और यहाँ आ गया पावर 3 अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बता सकते हो। चलो अब देखना, यहाँ मैं एक टर्म आपको बताता हूं, ये ऐसे लिखा हुआ है x स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2, ठीक है। मेरे को एक बात बता सकते हो, इन पावर्स में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों पावर्स है वो मल्टीप्लाई में, जैसे देखो ऐसा हो 2 की पावर 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी होगी, 2 की पावर 4 होगी। याद रखना, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो किसमें है, मल्टीप्लाई में है वो, न कि उन्हें ऐड करना, ठीक है। जैसे ऐसा लिखा हुआ है 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 3 की पावर 2, ये क्या है, 2 की पावर कितनी है, 6 है। अपने पास जो वैल्यू है वो कितनी है, x की पावर 2 की पावर 3 अपॉन 2, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x की पावर कितनी बच गई, 3 हो गई, तो रिमेनिंग पार्ट है। तो यहां पे भी आप ऐसे देखोगे 2kqa अपॉन, यहां से ये पावर कैंसिल आउट हो चुकी है, क्यों कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये नीचे की साइड है और ये ऊपर की साइड है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r की पावर 3 बची, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप वी नो दैट p इज इक्वल टू क्या होता है, 2aq, p की वैल्यू कितनी आती है, 2aq। देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, तो डायपोल की बातें तो डायपोल मोमेंट से होती है, तो p आना जरूरी है। तो यहां देखना, यहां E इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a और q को मैं क्या लिख सकता हूं, p, तो kp अपॉन rq, ये हो गया E इक्वेटोरियल, क्या आ गया, kp अपॉन rq। प्रीवियस वीडियो में अक्षर लाइन पे मैंने आपको शो किया था, अक्षर लाइन पे इसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू kp अपॉन rq, और यहाँ पे ये kp अपॉन rq, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वो हाफ हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अक्षर लाइन। अक्षर लाइन का कितना आएगा, हाफ आएगा। अगर वहां पे 10 है, न्यूमेरिकल आप कर रहे हो और न्यूमेरिकल में आपको दोनों कंडीशन साथ में दे रखी है, फर्स्ट पार्ट में आपको अक्षर लाइन पूछा है और सेकंड पार्ट में आपका इक्वेटोरियल लाइन पूछ रखा है, तो आप क्या करोगे, आप अक्षर लाइन फाइंड आउट कर लोगे और जो वैल्यू आती है उसका हाफ कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट अक्षर लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। आपको रेशियो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कहां पे, एक्सियल और इक्वेटोरियल का। तो कितना आ जाएगा, आपको पता है वहां पे 2 टाइम्स होता है, तो 2kp अपॉन r3, और यहां पे kp अपॉन r3, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आएगा, 2:1, 2:1, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2:1। तो ये भी मैं अभी नोट में लिखूंगा आपको, यहां तक आपको करना है। अब मैं इसके लिखने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आप एक बार 2 बार इसे जरूर करें रफ नोटबुक के अंदर, जिससे आप ये क्लियर हो जाए। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आरबीएससी बोर्ड में पूछा हुआ है। देखो आरबीएससी बोर्ड मेन एग्जाम के अंदर अक्षर लाइन ज्यादातर नहीं आती, रेयर केस, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन जो है वो 2015 के अंदर भी आई थी, काफी बार आती है। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन वाला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है विभाग। तो आप इसे 2 बार अपनी रफ नोटबुक में जरूर करोगे, ठीक है। अब मैं इसकी लिख देता हूं वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। यहां एक लाइन लिख सकते हो आप, ये तो आपको पता चल गया कि E इक्वेटोरियल जो है वो r की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे एक लाइन लिखोगे आप
So electric field intensity at point P on equatorial line is inversely proportional to cube of distance। ठीक है, ये तो पता है, थ्योरी आप बना सकते हो उसके बाद, इस फॉर्मूले के बाद में। चलो अब लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म E इक्वेटोरियल के ऊपर आपने लगा दिया वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है Kp अपॉन R क्यूब। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्शन पे। तो देखो डायरेक्शन किस साइड है, यहां देखो E1 और E2। ठीक है, आपको नेट निकालना है, नेट किस साइड आएगा, E1 E2 का। आपको पता चल रहा है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड आया, इस साइड है। और वैसे ही पता है आपको, जब दो वेक्टर का सम करते हैं उनका नेट किस साइड आता है, वो बीच में आता है उनकी। तो ये इनका रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किस साइड है, ये है E इक्वेटोरियल की डायरेक्शन। यहां पे आप शो कर सकते हो, ये डायरेक्शन आएगी E इक्वेटोरियल की। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इस साइड है P की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन। एक्सियल के अंदर डायरेक्ट लिख देता हूं मैं P कैप, यहां क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं P कैप, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड चलेगी, इसकी डायरेक्शन क्या चलेगी, इस साइड चलेगी। ठीक है, जैसे मेरे को कोई ऐसे बोल दे कि आपको रास्ता बताना है कि यही कहते हैं कि मलसीजर किस साइड है और मलसीजर की डायरेक्शन है वो इस साइड हो, तो मैं क्या कहूंगा, आप इस साइड चले जाओ, ये हेल्प हो गई, ये रास्ता कहां जाएगा, मलसीजर को जाएगा। वैसे ही अगर मेरे को ऐसा कहना हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आप चले जाओ तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी, तो वो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलो तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि प्लस एक्स एक्सिस की ओर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस एक्स एक्सिस की ओर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि यहां पे आप लिख दो माइनस पी कैप, माइनस पी कैप क्यों लिखा है, कोई बता सकता है कि पी कैप है उसके भी नेगेटिव डायरेक्शन में, पी कैप की डायरेक्शन में नहीं, उससे कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर पी कैप इस साइड है तो नेगेटिव डायरेक्शन इस साइड होगी, इस साइड में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहां तक बातें समझ में आई आपकी, ऐसा ही है। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और वहां पे लिखते थे एक्सियल वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आ रही बातें, तो वहां पे सेम डायरेक्शन था और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, नोट में एक क्वेश्चन बन जाता है, वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो फाइंड आउट करना है, ऊपर लिखोगे ई एक्सियल, नीचे लिख दोगे आप E इक्वेटोरियल। रेशियो कितना आएगा, इसकी वैल्यू होती है 2kp अपॉन r क्यूब, फिर इसकी वैल्यू होती है kp अपॉन r क्यूब, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया 2:1। तो E एक्सियल रेशियो E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2:1। कई बार अपोजिट पूछ देता है कि इक्वेटोरियल का एक्सियल के साथ रेशियो कितना आएगा, तो वो इनका उल्टा आता है, फिर 1:2 क्या आता है, 2 आता है। तो ये आपकी बातें समझ में आई होगी। अब लास्ट टॉपिक बचा है अपना, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। वो जो प्रॉब्लम थी आपकी न्यूमेरिकल वाली, वो मैं एक बार डील कर लेता हूं कि कई बच्चों से वो जो क्वेश्चन थे वो बने नहीं थे, और कई कह रहे थे कि सर वो आंसर भेजो, तो वो जो अपनी प्रॉब्लम थी पीछे वाली, वो अपन एक बार डील कर लेते हैं। चलो वो एक बार मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था, जब स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मैंने चार्ज को पुट किया था A B C D, ठीक है, और ये अलग अलग नेचर के चार्ज थे, Q Q Q और -Q। ठीक है, 3 सेम थे और एक अपोजिट था। डायरेक्ट ये जो है ना डिस्टेंस थी वो A थी, स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ना डिस्टेंस सारी क्या होगी, इक्वल होगी, ये होगी। और ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कई बच्चों ने जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था वैसे ही करने की कोशिश की, तो आप रटाफिकेशन मत करो भाई, ना थोड़ा सा समझो।
सेंटर पे अपने को क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो ये इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है, और ये सेंटर हो गया P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड EA, B की वजह से EB, C की वजह से ना EC और D की वजह से ED सपोज कर लेते हैं अपन, ठीक है। उनके डायरेक्शन शो कर लेता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज EA की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज EB की डायरेक्शन। देखो मैं पॉइंट P के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, ये आपको याद रखना है। EC अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और ED ये इसी साइड आएगा, ये आएगा टुवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। यहां तक बातें सही है, ये इस साइड नहीं आएगा, ये उस साइड जाएगा, यहां तक बातें सही। ये आपने वैल्यू निकाला, इनकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली होगी। तो EA की जो वैल्यू है वो आती है KQ अपॉन A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। भाई ये वाली डिस्टेंस है वो आपको पता है A अंडर रूट 2 है, ये वाली डिस्टेंस भी A अंडर रूट 2 है, ये वाली डिस्टेंस भी A अंडर रूट 2 है, ये वाली डिस्टेंस भी A अंडर रूट 2 है। ये तो आपको पता है, डिस्टेंस तो आपने मेजरमेंट कर लिया होगा डिस्टेंस का। तो ये आया KQ अपॉन A अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, जो बनता है 2KQ अपॉन A स्क्वायर। सेम EB की वैल्यू आती है 2KQ अपॉन A स्क्वायर, EC की वैल्यू भी सेम ही आती है 2KQ अपॉन A स्क्वायर, और ED की वैल्यू भी सेम आती है 2KQ अपॉन A स्क्वायर। दैट इज EA इक्वल टू EB इक्वल टू EC इक्वल टू ED। ऑल फोर वैल्यूज आर इक्वल, सारी सारी वैल्यू क्या है, इक्वल है, ये आपने कर लिया, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो, पॉइंट P के ऊपर टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को देखो, दो दो करके आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इन दोनों को देखो, दोनों के डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन वाले तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, माइनस हो जाते हैं। तो EA EC से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप लिखोगे रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC, EA और EC का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, E डैश इक्वल टू EA माइनस EC और इक्वल टू 0। यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। अब बताओ कि नेट कौन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करेगा, वो करेगा EB और ED, EB और ED। EB और ED क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है और ये सेम डायरेक्शन वाले ऐड हो जाएंगे। जब ये दो फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां लिखोगे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल टू, वो आ जाएगा EB प्लस ED। ये वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो इसके आंसर जो है वो कुछ ऐसा जाएंगे, E नेट इक्वल टू 4KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है। और इससे अगले वाला था वो इजी सा था, उसमें कुछ भी नहीं था, उसके आंसर में बता देता हूं आपको। E नेट इक्वल टू KQ अपॉन A स्क्वायर अंडर रूट, ये उसके आंसर आते हैं। वो सिंपल सा है, उसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा, हिंट मैं आपको बता देता हूं। अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, थीटा की वैल्यू है 60। तो वो सिंपल सा है। ऐसा ही मैंने फोर्स का भी करवाया था आपको एग्जांपल, तो वो आपसे बन जाएगा। ये थोड़ा सा अलग था तो मैंने आपको ये करवा दिया। थैंक यू, यहां तक आप करके रखना।